नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। अब तक हम लोगों ने सीयूईटी की जो भी कक्षाएं की उसमें हम लगभग पाठ्यक्रम को पढ़ चुके हैं। सबसे पहली कक्षा में हमने पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी, जिससे आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि जो भी एनटीए ने आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक्स रखे हैं उन सब पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन पिछली बार हमें पता चला था कि एक प्रश्न ऐसा आया था जो इस पाठ्यक्रम से नहीं था, एक पेपर में। तो हमने सोचा कि उस प्रश्न पर और उससे संबंधित जो टॉपिक्स हैं उन पर भी बात की जाए। वो प्रश्न था संज्ञा से संबंधित। आप लोगों ने स्कूल के दिनों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन सबको पढ़ा ही होगा और अंग्रेजी ग्रामर में भी पढ़ा होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब। तो एक प्रश्न आया था किसी शिफ्ट में, जैसे कई सारे अलग अलग शिफ्ट में आपके पेपर होते हैं ना, तो एक शिफ्ट में एक प्रश्न आया था जो संज्ञा से संबंधित था। तो हमें लगा था कि जब सारी कक्षाएं हो जाएंगी, मतलब जो पाठ्यक्रम में लगे हुए हिस्से हैं उनकी कक्षाएं हो जाएंगी, तो उनके बाद हम 1, 2, 3 जितनी भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से कक्षाएं करेंगे, जिनमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पर बात करेंगे। तो अंग्रेजी में इन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हिंदी में इनके लिए इस तरह से कोई शब्द नहीं है, पर हम इन्हें व्याकरणिक पद कहते हैं। व्याकरणिक पद यानी व्याकरण से संबंधित पद। अच्छा, आप लोगों को शायद ये पता हो कि पद का मतलब क्या होता है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण, जिनको हम लेटर्स कहते हैं ना, ए बी सी डी या अ आ ई, ये इन सबको ध्वनिया या वर्ण कहा जाता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण है ए बी सी डी या अ आ ई क ख ग, ये सब, तो इनको मिलाकर एक समूह बनाया जाएगा जिसका एक खास अर्थ होगा, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे 3 वर्ण हैं, क, अ, ल और अ, 4 वर्ण हो गए। तो इन सब को मिलाकर हम बना देंगे कल। ठीक। अब अगर हम इन्हें मिलाकर लिख दे कला, कला का कोई अर्थ है? कला का कोई भी अर्थ नहीं है, ये गलत शब्द है, इसलिए शब्द ही नहीं है। लेकिन कल का अर्थ है, इसलिए ये शब्द है। तो वर्णों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को, मतलब शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसका अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई है, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। ये भाषा की 3 मूल इकाइयां हैं। अगर आप भाषा विज्ञान में जाएंगे या व्याकरण में भी गहराई से जाएंगे तो फिर और भी कई सारी इकाइयां करते हैं व्याकरणविद या भाषाविद, लेकिन हमें उस गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए इतना जानना पर्याप्त है कि भाषा की 3 मूल इकाइयां हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब ये पद क्या है? मैंने व्याकरणिक पद लिखा है। पद शब्द को ही कहते हैं, बस ये फर्क है कि वो कहाँ है। जैसे आप अगर अपने घर में हैं तो आपका एक नाम होगा, अमूमन कुछ भी हो सकता है, सन्नी हो सकता है, या अगर आपका नाम आशीष है तो आशु हो सकता है, आपका नाम विकास है तो घर में विक्कू कह सकते हैं, या गोलू, इस तरह के नाम तो बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं। तो एक हमारा घर का नाम होता है। फिर जब हम स्कूल में जाते हैं तो वह हमारा जो ऑफिशियल नाम होता है, हमारे शिक्षक सामान्यतः उससे हमें बुलाते हैं। तो व्यक्ति एक ही है, लेकिन किस जगह पर है उससे तय होगा कि
उसका नाम क्या है। व्यक्ति एक ही है, बस दो अलग अलग नाम है। यही बात शब्द और पद के संदर्भ में भी लागू होती है। वो सत्ता एक ही है, यानी वस्तु एक ही है, लेकिन वो कहाँ है इससे तय होता है कि उसे शब्द कहेंगे या पद कहेंगे। वाक्य में जो शब्द होता है उसे पद कहते हैं, और वाक्य से पहले जो स्वतंत्र शब्द होता है उसे शब्द कहते हैं। तो इनमें कोई ऐसा बड़ा अंतर नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त, यानी अगर वाक्य में प्रयोग कर दिया गया तो उसे पद कहेंगे, और वाक्य से पहले स्वतंत्र, अगर वाक्य से पहले है यानी वाक्य में नहीं है, वाक्य से अलग है, तो उसे शब्द कहेंगे। ठीक। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, आपको उत्तर देना है। जैसे मैं कहूं राम, तो राम क्या है, शब्द है या पद है। राम होगा शब्द, क्योंकि ये स्वतंत्र है, अभी किसी वाक्य का हिस्सा ये नहीं है। फिर मैं कहूं मेरा भाई राम है, यहां राम क्या है, यहां राम पद है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य में आ गया। तो शब्द और पद दो अलग सत्ताएं नहीं है, एक ही सत्ता के, एक ही वस्तु के दो अलग अलग नाम है। दो अलग अलग नामों की जरूरत क्यों है, उसका कारण है जो आपको जानने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको उतनी ज्यादा चीजें नहीं जाननी होती, आपको सामान्य समझ होनी चाहिए, यही उम्मीद आपसे एनटीए करती है। फिर भी आप में से कुछ विद्यार्थी जरूर होंगे जिनका गेर यही अटक गया होगा कि अच्छा, हमें बोंधू समझते हैं, हमें क्यों नहीं जानने की जरूरत है, हमें भी बताओ, हम भी तो देखें, खुद भी पता है या पागल बना रहे हैं। तो आपका गेर ना अटके इसलिए मैं बता देता हूँ, हल्का सा इशारा कर देता हूँ। जिनको जानना होगा वो जान ले, जिनको नहीं जानना है वो ऐसे सुन ले कि चलो ठीक है, तो स्किप करने वाला हिस्सा है। ठीक है जी। तो मसला महज इतना है कि जब कोई शब्द स्वतंत्र होता है तो वो व्याकरण के नियमों से मुक्त होता है, उसमें विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने के लिए उनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है, तो जो वो परिवर्तन किया जाता है ना, वो विभक्तियों के प्रयोग से किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे विभक्ति क्या है या परसर्ग क्या है, तो इसी वजह से मैं नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि मसला बड़ा हो जाएगा। आप महज एक वाक्य में इतना समझ लीजिए कि जब शब्द स्वतंत्र होता है तो वह आजाद होता है, व्याकरण के नियमों से मुक्त होता है, और जब शब्द वाक्य का हिस्सा बन जाता है तो फिर वो व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। उसका प्रयोग खास तरह से होगा, उसका प्रयोग वाक्य की संरचना के हिसाब से होगा, किसी खास जगह ही होगा। है मेरा भाई राम, ये कविता में भले ही पंक्ति हो सकती है, लेकिन ये वैसे व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि राम या तो सबसे शुरू में आएगा, बीच में आ सकता, सबसे अंत में, और है सबसे पहले। ये बहुत दुरुस्त वाक्य नहीं लग रहा है। तो व्याकरण के कुछ नियम होते हैं कि किस प्रकार के शब्द का प्रयोग कहाँ होगा, किस स्थान पर होगा, उसके हिसाब से कैसे बाकी शब्द तय होंगे, उनका स्वरूप तय होगा। तो शब्द जब इन सब नियमों से बंध जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। बस इतना मसला है। ठीक, आपको केवल शब्द पद पता होना चाहिए, आपके लिए उतना पर्याप्त है। व्याकरणिक पद दो प्रकार के माने जाते हैं। विकारी पद
और दूसरे होते हैं अविकारी पद। विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी यानी जिसमें परिवर्तन हो जाए। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो विकारी जिसमें परिवर्तन हो जाए। विकार यानी परिवर्तन, डिफरेंस, बदलाव। तो ऐसे पद जिनके स्वरूप में विकार हो जाता है, जिनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी पद कहते हैं। और ऐसे पद जिनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्वरूप का परिवर्तन कैसे तय होता है, कैसे कोई पद विकारी बनता है और कैसे कोई पद अविकारी बनता है। भाई, बात तो ये भी है सोचने वाली, ये होता क्यों है, कैसे होता है, बात में दम भी है। तो कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, और शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन करने वाले कारणों को परिवर्तनकारी कोटियां कहा जाता है। परिवर्तनकारी यानी परिवर्तन करने वाले कोटियां। शब्दों के या पदों के, शब्दों बस इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपको समझने में आसानी रहे। सही में पद होना चाहिए, क्योंकि पद के स्वरूप में ही परिवर्तन होता है, क्योंकि परिवर्तन तभी होगा जब वाक्य में प्रयोग होगा। भाई, आप किसी कमरे में अकेले रहते हैं, आपकी कुछ आदतें हैं, आपको क्या उन आदतों में एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आपको अगर पसंद है कि आप रात को 12 बजे तक लाइट जला कर रखें, फिर 12 बजे के बाद भी लाइट जलाकर ही सोएं, और एकदम पार्टी यूं ही चालेगी गाना बजाकर सोएं। मतलब कुछ लोगों को गाना सुनते हुए सोने की आदत होती है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोइए, क्योंकि किसी को भी उसकी वजह से परेशानी नहीं होगी। आप अकेले ही उस कमरे में हैं। आपको आदत है कि जैसे ही स्कूल से आए तो जुराबे तकिए की जगह फेंक कर मारे, बैग को जूतों की जगह फेंक कर मारे, और जूते हो सकता है कि मेज के ऊपर रखे हों। तो बहुत अस्त व्यस्त होते हैं कमरे, तो इसी तरह का मानचित्र होता है उन कमरों का। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी बार बार पिंच करती रहेंगी, कैसे हो, इससे अच्छे कूड़े घर में जाकर रह लो, बिल्कुल शऊर नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया घर में, कैसे हो गई घर में। लेकिन फिर भी आपको स्वतंत्रता है कि आप अपने कमरे के भीतर इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति रहने के लिए आ जाता है, तो फिर दिक्कत होने लगती है। आपको आदत है लाइट जलाकर सोने की, उसको आदत है बत्ती गुल करके सोने की, उसको रोशनी में नींद नहीं आती। फिर द्वंद्व शुरू होगा। थोड़ी आपको चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी, थोड़ा उसको आपके हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो जब तक कोई स्वतंत्र होता है, एकदम अकेला होता है, तब तक वो सब कुछ अपने हिसाब से कर सकता है। और जब कोई किसी दूसरे के साथ जुड़ जाता है, किसी दूसरे के साथ जुड़कर उसे कुछ करना होता है या रहना होता है, तब उसे दूसरे की सुविधाओं का ध्यान भी रखना होता है, और थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यानी वो जैसा है उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। और जो चीज जैसी होती है उसको उसका स्वरूप कहते हैं। तो यानी स्वरूप में बदलाव करना पड़ता है। तो बदलाव पदों में होता है, शब्दों में नहीं होता। ठीक, यानी जब शब्द पद बनता है तभी उसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है।
तो शब्दों या पदों में परिवर्तन के जो कारण होते हैं उन्हें व्याकरण में परिवर्तनकारी कोटियां कहते हैं। ये 6 कारण है। लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष और वाच्य। लिंग को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर, वचन को नंबर, काल को टेंस, कारक आप छोड़ दीजिए, पुरुष को कहते हैं नंबर, माफ कीजिएगा पर्सन, और वाच्य को कहते हैं वॉइस। इंग्लिश में पढ़ी होगी ना आपने, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब। तो इन्हें डिटेल में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, कुछ बुनियादी बातें, बस इनका मतलब क्या है बस ये समझ लेते हैं। ठीक। लिंग यानी भाषा में जो भी शब्द हैं उन शब्दों के प्रयोग के हिसाब से कि कैसे हम इनका प्रयोग करेंगे, उन्हें हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यानी शब्द का प्रयोग स्त्री की तरह किया जाएगा या पुरुष की तरह किया जाएगा, यानी रहा है कहा जाएगा या रही है कहा जाएगा, ये तय होता है उसके लिंग से। जैसे बस आ रही है, फिर साइकिल आ रहा है, गाड़ी आ रही है, रमेश आ रहा है, सीता आ रही है। तो ये कैसे तय हो रहा है कि रहा है कहा जाएगा या रही है कहा जाएगा? ये तय हो रहा है उस शब्द के लिंग से। तो शब्दों का प्रयोग भाषा में स्त्री की तरह किया जाए या पुरुष की तरह किया जाए, उसे हम पदों का या शब्दों का लिंग कहते हैं। तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, फेमिनाइन और मैस्कुलिन। इंग्लिश में भी यही 2 होते हैं, स्त्रीलिंग को कहते हैं फेमिनाइन और पुल्लिंग को कहते हैं मैस्कुलाइन या मैस्कुलिन। ठीक है जी। संस्कृत में 3 होते थे, तीसरा नपुंसक लिंग भी होता था, यानी कुछ ऐसे शब्द जो ना स्त्रियों की तरह प्रयोग किए जाते हैं ना पुरुषों की तरह, जो स्त्री और पुरुष से परे होते हैं, मतलब जो दोनों तरह से प्रयोग किए जा सकते हैं या दोनों ही तरह के प्रयोग से परे हैं, उन्हें नपुंसक लिंग में रखते थे। लेकिन हिंदी इंग्लिश में 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं। वचन का सीधा सा मतलब होता है संख्या। यानी कोई शब्द कितनी संख्या का बोध करा रहा है, कितनी संख्या की जानकारी दे रहा है। तो शब्द कई बार एक की तरह प्रयोग होता है, मतलब इकाई ये माना जाएगा कि ये एक इकाई है, कई बार एक से ज्यादा के लिए, यानी इसमें एक से ज्यादा इकाइयां यूनिट्स शामिल हैं। जैसे लोग चले आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है
कि एक से ज्यादा व्यक्ति की बात है, लोग चले आ रहे हैं, यानी एक की नहीं कई सारों की बात की जा रही है। तो संख्या कितनी हो गई? एक से ज्यादा। फिर राम चला आ रहा है, यानी संख्या एक है। तो हिंदी में वचन भी दो होते हैं, एक और एक से ज्यादा। ठीक है जी। इस चिन्ह का मतलब तो आप समझते होंगे ना, एक से ज्यादा, ग्रेटर देन वन। तो एक जहां होता है उसे कहते हैं एक वचन, इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। और एक से ज्यादा को कहते हैं बहुवचन, और इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। कुत्ता क्या है? एक वचन, कुत्ते बहुवचन। ठीक है जी। तो बस एक वचन, बसें बहुवचन। आगे है काल। काल यानी समय की सूचना देने वाला शब्द। तो जब भाषा में हमें समय की सूचना मिलती है तो उसे हम काल या टेंस कहते हैं। और समय को मुख्यतः हम कितने हिस्सों में बांटते हैं? तीन हिस्सों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो बीत गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान काल, जो अभी आएगा भविष्य काल। ठीक, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। भूतकाल यानी पास्ट, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, और भविष्य काल यानी फ्यूचर। आगे है कारक। कारक आपने स्कूल में शायद सुने हो, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए न, संप्रदान के लिए अपादान से पृथक किया, संबंध का के किरारे री, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे तुम, ये सब। तो अब कारक को इंग्लिश में कहते हैं केस। मैंने लिखा नहीं था ना, लिखा नहीं था। कारक यानी केस। तो कारक का मतलब क्या है? कारक का मतलब ये है कि शब्दों का प्रयोग वाक्य में किस रूप में किया गया। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि होते हैं ना, उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ किस रूप में संबंध बन रहा है। कारक हम रहने देते हैं ना, कारक में फिर ज्यादा बात करनी पड़ेगी, उतने की आपको जरूरत नहीं है। तो वैसे कारक बहुत मोटे तौर पर समझ सकते हैं, संबंध का रूप। ठीक। पुरुष, पुरुष का मतलब होता है बातचीत में, वार्ता में, वार्ता को कहते हैं बातचीत, वार्ता में व्यक्ति की भूमिका। अब वार्ता का मतलब केवल बोलकर हम जो करते हैं वो नहीं है यहाँ। वार्ता का मतलब यहाँ वो भी है जो हम लिखकर करते हैं। चाहे लिखकर हम जो, जैसे हम लिख रहे हैं तो लिखते हुए मैंने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ, लेटर, कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कल रमेश ने इतने बजे ये कर दिया, या कल ये हो गया, कल वहाँ ये हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। तो मैं, आप, ये भी तो हमारी भूमिकाएं तय कर रहे हैं ना। जो मैं लिख रहा है यानी वो बता रहा है कुछ, जो जिसके लिए आप लिखा जा रहा है यानी वो सुनने वाला है, उस बताए गए को रिसीव करने वाला, उसका ग्रहण करने वाला। तो यानी बातचीत में चाहे वो लिखकर हो चाहे वो बोलकर हो,
या लिखे हुए या बोले जा रहे में व्यक्ति की क्या भूमिका है, उसे पुरुष कहते हैं या पर्सन कहते हैं। तो ये भूमिकाएं 3 तरह की होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अंग्रेजी में तो यही कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हिंदी में इनके लिए शब्द है, फर्स्ट पर्सन के लिए है उत्तम पुरुष। कई जगह प्रथम पुरुष भी लिखा होता है, तो वो तो आप समझ ही जाएंगे ना, फर्स्ट का हिंदी में प्रथम होता है, लेकिन ज्यादातर प्रचलित शब्द है उत्तम पुरुष। दूसरे के लिए गौण पुरुष, गौण या मध्यम। और तीसरे के लिए अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक। अब जब भी बातचीत हो रही होती है, तो उस बातचीत में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? जो बात कर रहा होता है उसकी। मतलब बातचीत में पहला व्यक्ति कौन होगा? जो बात शुरू करेगा वही तो होगा, क्योंकि तभी तो बात हो रही है, क्योंकि किसी ने उसे शुरू किया। अगर कोई उसे शुरू ही ना करे तो बात होगी कैसे? 5 लोग बैठे हैं, पांचों बुत्त बने हुए बैठे हैं, एकदम शांत चुप, कोई एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहा है, तो बातचीत होगी? नहीं होगी। भाषा का प्रयोग होगा नहीं, आराम से बैठे, चुप बैठे एकदम शांत। बातचीत होते ही भाषा का प्रयोग शुरू होगा, और जो व्यक्ति बातचीत करेगा वो उसमें सबसे पहला व्यक्ति होगा। तो पहला व्यक्ति प्रथम पुरुष जो वक्ता होता है या बताने वाला होता है, जो बोल रहा है या जो लिख रहा है। वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता या लिखने वाला यानी जो लेखक है। अब ये अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग करता है? मैं या हम। तो मैं या हम क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। ठीक। क्योंकि जैसे मैं कहूं कि मैंने ये कहा या हमें ये करना चाहिए, मैं या हम का प्रयोग सुनने वाला नहीं करेगा, सुनने वाले के लिए तो आपका प्रयोग होगा। जब सुनने वाला बोलने लगेगा तो वो भी उत्तम पुरुष हो जाएगा, क्योंकि अब वो वक्ता है। ठीक। तो ये भूमिका से तय होता है, रोल से तय होता है। ये इससे तय नहीं होता कि कौन व्यक्ति कौन है। मान लो बातचीत कर रहे हैं, छोटा भीम है, चुटकी है, राजू है, तीनों आपस में बात कर रहे हैं। अब छोटा भीम बोल रहा है, चुटकी राजू सुन रहे हैं। छोटा भीम फर्स्ट पर्सन हो गया, चुटकी राजू सेकंड पर्सन हो गए, मध्यम पुरुष। फिर चुटकी बोलने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी छोटा भीम ही फर्स्ट पर्सन है। अब चुटकी फर्स्ट पर्सन हो जाएगी और छोटा भीम और राजू सेकंड पर्सन हो जाएंगे। ठीक है जी। तो भूमिका से तय होगा कि कौन कौन सा पर्सन होगा, कौन कौन सा पुरुष होगा। तो बोलने वाला या लिखने वाला उत्तम पुरुष। गौण या मध्यम पुरुष कौन होंगे? सुनने वाला या जिसको संबोधित किया जा रहा हो। सुनने या पढ़ने वाला जिसको कहा जा रहा हो।
मतलब जिसको सीधा कहा जा रहा हो। तो जिसको कहा जा रहा होता है उसे हम कैसे कहते हैं? तुम ऐसा कर देना, या आप ऐसा कर देना, या तू। अगर छोटा है तो बोल देते कि तू भाई ये कर दियो। तो तू, तुम, आप, ये सेकंड पर्सन होते हैं। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है पर उसको नहीं बताया जा रहा, क्योंकि अब एक तीसरे व्यक्ति की संभावना यही बची है। बोलने वाला भी हो गया, सुनने वाला भी हो गया। ठीक, तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो पर उसे नहीं बताया जा रहा हो, यानी किसी और से की जा रही हो। जिसके विषय में बात पर उसे नहीं बताई जा रही, क्योंकि अगर उसे बताने लगेंगे तब तो मध्यम पुरुष हो जाएगा ना, क्योंकि जिसे सुनाया जा रहा है या जिसे बताया जा रहा है वो मध्यम पुरुष है, जो बता रहा है वो प्रथम पुरुष है, और जिसके बारे में बता रहा है पर वो सुन नहीं रहा, मतलब उसे नहीं बता रहा। अगर वो कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ा हो, एकता कपूर के सीरियल की तरफ दिन ताना वाली आवाजें हो, लड़ाई झगड़े हो, और फिर वो उसकी दाल में ज्यादा नमक डाल दे ताकि इसकी बेइज्जती हो जाए कि अच्छा मेरी चुगली कर रही थी, अभी इसको बताती हूँ। ये सब ये सब हो सकता है, लेकिन उस समय में भी वो थर्ड ही पर्सन होगा। क्यों? क्योंकि उसको बताया नहीं जा रहा था, भले ही उसने सुन लिया हो। तो जो बता रहा हो प्रथम पुरुष, जिसको बता रहा हो द्वितीय पुरुष, और जिसके बारे में बता रहा हो पर उसको नहीं बता रहा हो, यानी जिसके बारे में बात हो रही है पर उसको नहीं बताई जा रही, वो तृतीय पुरुष। ठीक, अगर किसी के बारे में बात हो रही हो और उसी से की जा रही हो तो वो द्वितीय पुरुष हो। ये कंफ्यूजन में नहीं आना है, दुविधा में नहीं आना है। ठीक, तो अब मान लो जिसके विषय में बात हो रही हो पर उसे नहीं बताई जा रही, तो हम कैसे बात करते? वह तो ऐसा है, यह तो ऐसा है। या एक से ज्यादा व्यक्ति हो तो वे लोग तो ऐसे ही हैं, या ये लोग तो हमेशा से ही ऐसे थे, तुम ही ध्यान नहीं देते थे। ठीक, अब चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बात क्या, एक प्रश्न पूछता हूं, आपको बताना है उत्तर। ये बताइए कि राम श्याम से कृष्ण के बारे में बात कर रहा है, इसमें राम क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष? उत्तम पुरुष है, क्योंकि राम बताने वाला है। इसमें श्याम क्या है? श्याम मध्यम पुरुष है, क्योंकि श्याम सुनने वाला है या श्याम को बताया जा रहा है। और इसमें कृष्ण क्या है? कृष्ण अन्य पुरुष है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है पर कृष्ण है नहीं, या कृष्ण को नहीं बताया जा रहा। अगर आप और आसान करना चाहें ना, तो आप बस इतना ध्यान रखिए, जो बता रहा हो उत्तम पुरुष, जिसको बता रहा हो मध्यम पुरुष, और जिसको बता नहीं रहा पर वह बात का हिस्सा है अन्य पुरुष। मतलब उसको ना बता रहा है ना वो बता रहा है, यानी वो ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला है, पर वो बात का हिस्सा है, यानी उसके बारे में बात हो रही है, वो अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। ठीक है जी। वाच्य होता है कि वाक्य में जो बात कही जा रही है उस बात के केंद्र में क्या है? कर्ता है या कर्म है या भाव है? तो अंग्रेजी में होता है ना कि सब्जेक्ट केंद्र में है या ऑब्जेक्ट केंद्र में है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, या राम प्लेज क्रिकेट। तो इसमें राम केंद्र में हो गया, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्या है? सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगी,
और अगर उल्टा कर दे हम कि क्रिकेट राम के द्वारा खेली जाती है, तो यहाँ क्रिकेट केंद्र में आ गई, क्योंकि और राम चला गया नेपथ्य में पीछे, क्योंकि मूल बात हमने क्रिकेट की, वहां राम की करे तो राम क्रिकेट खेलता है, यानी हमारा बल, हमारा फोकस राम पर है, कैमरे का जो फोकस है वो राम पर है, बाकी चीजें ब्लर हो गई। तो वो एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस जब क्रिकेट के बारे में यानी ऑब्जेक्ट के बारे में हम मुख्यतः बात करेंगे, बल ऑब्जेक्ट पर होगा, फोकस ऑब्जेक्ट पर होगा, बाकी चीजें ब्लर हो जाएंगी, तो पैसिव वॉइस। उसी तरह हिंदी में 3 होते हैं, अंग्रेजी में 2 होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हिंदी में 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, तो इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो ये वो कारण है जिनकी वजह से शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। ठीक, कैसे परिवर्तन होता है, एक उदाहरण से ये भी समझ लेते हैं। मान लीजिए राम के लिए आप कह रहे हैं वह खेलता है, और सीता के लिए आप किसी बात को कह रहे हैं तो क्या कहेंगे, वह खेलती है। फिर एक व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं तो कैसे कहेंगे, वह खेलता है। और एक से ज्यादा लोगों के बारे में आप कह रहे हैं तो कैसे कहेंगे, वे खेलते हैं। अब इसमें वह क्या है, पुल्लिंग है, इसमें वह क्या है, स्त्रीलिंग है, इसमें वह क्या है, एक वचन, इसमें वे क्या है, बहुवचन। ठीक है जी। तो वह खेलता है, ता पुल्लिंग से तय हुआ कि हम खेलता शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वह खेलती है, ती, ती किससे तय हुआ, स्त्रीलिंग से, यानी जब स्त्री के लिए हम कहेंगे तो कहेंगे वह खेलती है, वह नहाती है, वह गाती है, वह सोती है, वह रोती है, वह नाचती है। अनिवार्य नियम नहीं है कि ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, पर अमूमन या बहुत बार ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब पुरुष के लिए बात करेंगे तो ता नहाता है, गाता है, रोता है, सोता है, नाचता है, खाता है, पीता है, ये सब, घूमता है। फिर वह खेलता है, फिर देखिए एक वचन में खेलता है, बहुवचन में खेलते, ते हो गया और है पर बिंदी आ गई। तो यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग से शब्द बदल जा रहे हैं, या एक वचन बहुवचन से शब्द बदल जा रहे हैं। तो यानी ये कारण है जिनकी वजह से पदों के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, इसी वजह से इन्हें परिवर्तनकारी कोटियां कहते हैं। देखिए लिंग वचन के उदाहरण मैंने दिए। इसी तरह से काल से भी परिवर्तन होता है। वह खेलता है, वर्तमान काल, वह खेलता था, अतीत काल। तो जैसे ही अतीत काल हो गया, है की जगह था शब्द का प्रयोग करना पड़ा। फिर पुरुष से मैं खेलता हूं, मैं, तू खेलता है, तू, मैं की जगह तू हो गया, और मैं खेलता हूं था, तू खेलता है, हूं का क्या हो गया, है। यानी पुरुष की वजह से भी शब्द के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है जी। वाच्य कारक में मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, पर है डीप कॉन्सेप्ट, गहरी अवधारणा, तो आप लोगों को फालतू में दिक्कत होगी। फिर परिवर्तनकारी कोटियों को, अंतिम चीज इनके विषय में, इन्हीं के अन्य नाम भी हैं।
इन्हीं को कुछ विद्वान कुछ दूसरे नामों से भी बुलाते हैं, जैसे व्याकरणिक कोटियां। और एक दूसरा नाम जो है वो है विकारोत्पादक तत्व। आपको डर तो नहीं लगा ये नाम सुनकर ना, कि बताओ कितना बड़ा नाम है? तो डरना नहीं है। विकारोत्पादक, उत्पादन कहते हैं पैदा होने या बनने को, उत्पादक बनाने वाला। जैसे कोई कंपनी है जो बिस्किट बनाती है, तो बिस्किट बनाने को कहा जाएगा कि बिस्किट का उत्पादन किया। और क्योंकि वो कंपनी बिस्किट बना रही है तो उस कंपनी को हम बिस्किट का उत्पादक कहेंगे। यानी उत्पादक यानी उत्पादन करने वाला। ठीक। तो विकारोत्पादक यानी विकार का उत्पादक, यानी विकार को उत्पन्न करने वाला, विकारोत्पादक तत्व। तो ये तीनों का मतलब एक ही है, चाहे परिवर्तनकारी कोटियां कहा जाए, चाहे व्याकरणिक कोटियां कहा जाए, चाहे विकारोत्पादक तत्व कहा जाए। ठीक, तीनों का अर्थ एक ही होगा। ठीक, तो उसमें आपको उलझना नहीं है। तो अब आपने व्याकरणिक कोटियों को पढ़ लिया, तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि विकारी पद और अविकारी पद का मतलब क्या है। ऐसे पद जिनका व्याकरणिक कोटियों के कारण स्वरूप बदल जाता है उन्हें विकारी पद कहते हैं। अविकारी पद ऐसे पद जिनका व्याकरणिक कोटियों से स्वरूप नहीं बदल पाता। यानी व्याकरणिक कोटियां भले ही हों, भले ही बदलती रहे, लेकिन उनका स्वरूप नहीं बदलेगा, ऐसे पद भी होते हैं। तो ऐसे पद जिनका स्वरूप बदल जाता है उन्हें विकारी पद कहते हैं। यहां लिख लेते हैं, है ना। व्याकरणिक कोटियों के कारण स्वरूप बदलने वाले पद क्या कहलाते हैं? विकारी पद। और अविकारी पद जिनका स्वरूप ना बदले। ठीक। तो व्याकरणिक कोटियों के कारण जिनका स्वरूप बदल जाए वो है विकारी पद, और व्याकरणिक कोटियों के कारण भी जिनका स्वरूप नहीं बदले वो है अविकारी पद। स्पष्ट है? अविकारी पद 4 होते हैं। संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, विशेषण यानी एडजेक्टिव, क्रिया यानी वर्ब। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इधर अविकारी पदों को अव्यय भी कहते हैं।
अव्यय, व्यय शब्द का मतलब क्या होता है? व्यय शब्द का मतलब होता है खर्च। कहते हैं ना, कुल कितना व्यय हुआ, यानी कुल कितना खर्च हुआ। अव्यय यानी जिसमें खर्च ना हो। खर्च, जैसे आपने इरेजर को कभी देखा है, रबड़ जिससे आप कुछ गलत लिखकर मिटाते होंगे। जब भी आप इरेजर का प्रयोग करते हैं तो क्या उसके स्वरूप में कुछ बदलाव होता है? जाहिर सी बात है, होता है। क्योंकि पहले इरेजर मान लीजिए ऐसी थी, जैसे ही आप उसका प्रयोग करेंगे, मान लीजिए इस तरफ से आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया तो वो ऐसी हो जाएगी, मतलब इधर से वो घिसने लगेगी। फिर और प्रयोग किया आपने तो एकदम ऐसी हो जाएगी। जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे वो उसका स्वरूप बदलने लगेगा। यानी जब भी चीजों को खर्च किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, तो उनका स्वरूप बदलता है। लेकिन जब चीजों को प्रयोग ही ना किया जाए, उसको खर्च ही ना किया जाए, तो उसका स्वरूप नहीं बदलता। तो अव्यय यानी जो खर्च ना हो, यानी जिसका स्वरूप ना बदले। ठीक है जी। तो आप यहां तक नोट कीजिए, मैं पानी पी लेता हूं, फिर हम ये भी जानेंगे कि अव्यय या अविकारी पद के भी चार भेद कौन कौन से हैं। चलिए, अविकारी पदों में सबसे पहले होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। क्रिया विशेषण के बाद आगे आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक को कहते हैं प्रेपोजिशन। के बाद आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को कहते हैं कंजक्शन। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, अगर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो मैं साथ साथ बोलता भी रहता हूँ ना, तो मेरे जो बोलता रहता हूँ उसको सुनकर लिख लिया कीजिए। ठीक है जी। और अंत में होता है विस्मयादि बोधक। तो कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइंस या एक्सक्लेमेटरी कह देंगे इसको। ठीक है जी। तो ये कुल 8 व्याकरणिक पद होते हैं। यानी व्याकरणिक पदों की संख्या कितनी है? 8।
व्याकरणिक पद होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, विकारी पद और अविकारी पद। ठीक है, अब एक एक करके इनका मतलब जानते हैं। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, और ये आगे क्या है। इनके आगे भी भेद किए जाते हैं, जिन पर हम अगली कक्षा में बात करेंगे। आज हम बस इनका अर्थ समझेंगे कि इन्हें मतलब संज्ञा का मतलब क्या है, सर्वनाम का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है। संज्ञा शब्द बना है सम जमा अज्ञा से। अज्ञा का मतलब होता है जानने वाला या जानना। सम यानी बेहतर ढंग से, अज्ञा यानी जानना। संज्ञा का मतलब क्या होता है? बेहतर ढंग से जानना। ठीक है जी। जब कोई बच्चा घर में पैदा होता है तो वैसे ही हम क्या करते हैं, उसका नाम रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हाँ भाई, हम तुझे जानते हैं, तू हमारा ही है। जब भी हम चीजों को बेहतर ढंग से जानने का दावा करते हैं तो सबसे पहले हम उसका नामकरण करते हैं। आप स्कूल में थे, आप दोस्त बने होंगे शुरू शुरू में। जैसे ही हम अच्छे दोस्त बनने लगते हैं, किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानने लगते हैं, तो फिर हम उसका निकनेम रख देते हैं। कि कोई गोविंद है तो हम उसको गोलू कहने लगेंगे, तो कोई गोविंद प्रसाद है तो उसको जीपी कहने लगेंगे। यानी नाम रखना इंसान का ये दिखाने का तरीका है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम पर मेरा अधिकार है, मैं तुम्हें बेहतर ढंग से जानता हूं। तो संज्ञा का मतलब है बेहतर ढंग से जानना। किसे? पूरी दुनिया को बेहतर ढंग से जानना, यानी पूरी दुनिया की चीजों के नाम। तो संज्ञा यानी नाम, नाम यानी नेम। तो पूरी दुनिया में किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव, पदार्थ इत्यादि के जो नाम होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव आदि के जो नाम होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम, जैसे ये बोर्ड जिस पर हम लिख रहे हैं, जैसे मार्कर जिससे हम लिख रहे हैं, जैसे ये कमीज जो मैंने पहनी है, आदि। स्थान, जैसे जहां मैं खड़ा हूं, क्लासरूम, कक्षा। कक्षा में थोड़ी सी दुविधा है क्योंकि कक्षा एक यूनिट को भी कहते हैं, विद्यार्थियों के समूह को भी कक्षा कहते हैं, और उस जगह को भी कक्षा कहते हैं जहां हम क्लास कर रहे हैं। तो कमरा हम कह सकते हैं ना, कमरा ज्यादा सही रहेगा, कमरा। फिर दिल्ली, फिर गांव या किसी गांव का नाम, आदि। व्यक्ति, राम, श्याम, लक्ष्मी, इसमें भी आदि। राम, श्याम, लक्ष्मी, राधा, कृष्ण, ये सब।
भाव के नाम जैसे सुख, दुख, हंसी आदि। भावों के नाम भी क्या होते हैं? संज्ञाएं ही होती हैं। मतलब ईश्वर भी एक संज्ञा है, क्योंकि वो भी तो किसी सत्ता का नाम है ना। दीपावली भी एक संज्ञा है, क्योंकि एक त्योहार का नाम है। कुर्सी, बोतल, रिमोट, घड़ी, माइक, बाल, कॉलर, बटन, सब संज्ञाएं हैं। जो भी किसी का नाम हो, चाहे व्यक्ति का, वस्तु का, चींटी, हाथी, सब संज्ञाएं हैं। बस नाम होना चाहिए। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, त्योहार, सत्ता, किसी का भी नाम संज्ञा है। ठीक है जी। आगे है सर्वनाम। सर्वनाम यानी सर्व जमा नाम। सर्व का मतलब क्या होता है? सबका। यानी जो है तो नाम ही, लेकिन जो सबका नाम हो। सबका नाम का मतलब क्या है? अर्थात सबके लिए समान रूप से प्रयोग हो जाने वाला नाम। यानी ऐसा शब्द जो सबके लिए समान रूप से प्रयोग हो जाए, उसको कहते हैं सर्वनाम। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है, सबके लिए समान रूप से प्रयोग कैसे होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो हम, जैसे इंसान ऐसा है जो सबके लिए प्रयोग हो जाएगा? नहीं। मार्कर को इंसान कैसे कहोगे? मार्कर को इंसान नहीं कह सकते। लेकिन मैं कहूं कि यह, इसे, मैं इशारा करूंगी सामने वाला सुने, हाँ मैं कहूँ इसे। इसे क्या है? इसे किसी व्यक्ति के लिए भी मैं कह सकता हूँ, किसी मार्कर के लिए भी कह सकता हूँ, किसी बोतल के लिए भी कह सकता हूँ, किसी कुत्ते के लिए भी कह सकता हूँ, किसी चिड़िया के लिए भी कह सकता हूँ। या इसको, ये भी किसी के लिए भी कह सकता हूँ। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सबके लिए समान रूप से प्रयोग हो जाते हैं। ये भी नाम ही है, संज्ञा भी नाम ही है। फर्क क्या है? संज्ञा हमें किसी खास का बोध करा देती है। मतलब जैसे मिट्टी के नाम हो गया मिट्टी, राम या इंसान खास शब्द हो गया, चिड़िया खास शब्द हो गया, पक्षी खास शब्द हो गया। मतलब ये जो नाम है ये खास चीजों के लिए ही प्रयोग होंगे। मतलब इस इनमें पर्टिकुलर चीजों का भाव है, निश्चित चीजों या स्थान इत्यादि का भाव है। सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें ये निश्चित भाव खत्म हो जाता है, जो सबके लिए प्रयोग हो जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो, क्योंकि है तो वो नाम ही, लेकिन संज्ञा किसी खास चीज का नाम होगा, किसी खास स्थान आदि का नाम होगा। सर्वनाम क्या है? जो सबका नाम हो, जो सबके लिए आ जाए। ठीक है जी। इसलिए स्कूल में हमें क्या बताया जाता था कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, लेकिन राम ना कहे, सीधा कहे वह अच्छा लड़का है। तो जितने भी पुरुष होते हैं ना, वह, यह, मैं, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है।
क्योंकि ये सब संज्ञा के स्थान पर आते हैं, किसी व्यक्ति के नाम की जगह आते हैं। और राम के लिए भी वह आएगा, श्याम के लिए भी वह आएगा, सीता के लिए भी वह आएगा, राधा के लिए भी वह आएगा, इसलिए ये सर्वनाम है, सबका नाम। ठीक है जी। तो वह, यह, मैं, आप, ये सब सर्वनाम है। और भी सर्वनाम होते हैं, वो जब भेद पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जैसे क्या भी एक सर्वनाम है, क्यों भी एक सर्वनाम है। पर क्यों ये सर्वनाम है, इसे जानने के लिए देखना होगा अगला एपिसोड, मतलब जब अगली क्लास होगी उसमें इस पर बात करेंगे। ठीक। तुम, आदि। आगे है विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द। इसकी विशेषता संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। ये ऐसे पूरा लिख लेते हैं ना, संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कहे राम अच्छा लड़का है, तो इस वाक्य में राम क्या है? संज्ञा है। इस राम की विशेषता है अच्छाई, तो अच्छा क्या होगा? विशेषण। उसी तरह अगर कहते कि राम लंबा लड़का है, राम छोटा लड़का है, राम मोटा लड़का है, राम गोलू है, राम चालाक है, तो ये सब क्या होते हैं? विशेषण। आपके घर में या आपका दोस्त कहते होगा तुम ना निरे गधे हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गधे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका दोस्त आपको अक्सर क्या कहता होगा कि तो तुम गधे हो। तो गधा क्या है? वो शब्द जिससे तुम्हारी विशेषता पता चल रही है। तो तुम गधे हो, तुम क्या हो गया? सर्वनाम। इस सर्वनाम की विशेषता क्या है? उसका गधापन। तो गधा यहां क्या हो गया? विशेषण। ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना, फिर ओवरडोज हो जाएगा। आगे क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक क्या है, इन सब पर बात अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा कि व्याकरणिक कोटियां या विकारोत्पादक तत्व या परिवर्तनकारी कोटियां किसे कहते हैं। तीनों एक ही वस्तु के तीन अलग अलग नाम हैं, इनके विषय में पढ़ा। उसके बाद फिर व्याकरणिक पद कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कुल कितने हैं? कुल 8 हैं। 4 विकारी, 4 अविकारी, और उनका सामान्य परिचय पढ़ना शुरू कर दिया। तो कल जो क्लास होगी उसमें आगे इनका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, मतलब अगली क्लास में। और उसके साथ साथ इनके भेदों पर भी बात करेंगे। भेदों पर बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, हल्की फुल्की बात करेंगे। चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।